ठीक है स्टूडेंट्स, बिगिन करते हैं इस नए चैप्टर को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ एक दो बेसिक चीज हैं जो क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया था, उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। डू यू रिमेंबर अ वर्ड कॉल्ड फंक्शंस? बताओ एक बार। ऐसा कोई वर्ड मिला था क्लास 11 में? नहीं मिला था, बताओ। मिला था सर। मिला था हाँ सर, मिला था। मिला था। तो देखो ये क्या होता है, इसको ठीक है 11th में पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, और देखो आप रिलेट कर पाते हो 11 में पढ़े हुए चीज से या नहीं रिलेट कर पाते। ठीक है, फंक्शन, व्हाट इज दिस? इट इज अ रूल। ठीक है, which relates a set of numbers with another set of numbers according to a given fixed rule। या ठीक है, मतलब ऐसा सोचो, ये एक रूल है, ठीक है, जो क्या करेगा, रिलेट करेगा एक सेट ऑफ नंबर्स को विथ अनदर सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन फिक्स रूल। मतलब ये वाला जो रूल है, इस रूल के हिसाब से इट विल रिलेट वन सेट ऑफ नंबर्स विथ अनदर सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अभी इस पे ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं, मैं एक सिचुएशन दिखाता हूँ, उसके बाद में आप लोग को ऑटोमेटिकली आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। सपोज करो दो सेट ऑफ नंबर्स है मेरे पास में, एक को मैं ए कह देता हूँ, एक को मान लो कि मैं बी कह देता हूँ। ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको अपन एक्स सोचेंगे, बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको अपन वाई सोचेंगे। ए के अंदर में सपोज करो कि 1 है, 2 है, 3 है। बी के अंदर में सपोज करो कि 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, मान लो कि 36 भी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और सपोज करो कि देर इज अ रूल। ठीक है ना, देर इज अ रूल, रूल का सिंबल है एफ। ठीक है, एफ इज अ रूल defined from A to B given by this: y will be related to some function of x according to this rule x square। मतलब कि y will be function of x, यानी कि y will be related to some definition of x। ठीक है, according to this rule y is equal to fx equal to x square। अब इसके अंदर में देखो, जैसे a के अंदर में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको अगर मैं x बोल के रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो x का वैल्यू बेटा अगर अपन 1 रखें यहाँ पर, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर निकलेगा। और x का वैल्यू 1 रखने के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग, 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 1। ये आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ आ रहा सर। ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा 1 क्या चीज से कनेक्टेड होगा बताओ? 1 के साथ। 1 के साथ। 1 के साथ ही कनेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। 2 जो है यहाँ का, उसको जब आप x की जगह पर बिठाओगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना, 4 आ जाएगा। तो अल्टीमेट x इक्वल टू 2 जो है वो y इक्वल टू क्या चीज से कनेक्टेड हुआ, 4। तो ये 2 किससे कनेक्ट हो गया बताओ, 4 से। 4 से। सिमिलरली 3 किससे कनेक्ट हुआ, 9। 9 से। तो ये एक सिचुएशन हुआ बेटा। अब सपोज करो कि मैं एक और सिचुएशन ऐसा लूं और इस बार मैं कनेक्ट होने वाले रूल को चेंज कर दूं। ठीक है, मान लो कि ये अभी भी a है, ये वाला b है, a के एलिमेंट्स को अपन x बोलेंगे, b के एलिमेंट्स को अपन y बोलेंगे। ठीक है, और इन लोग दोनों सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स होगा उसको एक दूसरे से हम कनेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन अ रूल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल f।
ठीक है। और इस बार रूल इज डिफरेंट, रूल इज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी कि y का वैल्यू जो वो x पे डिपेंड करेगा, x का फंक्शन होगा, ठीक है। और द रूल इज से x क्यूब। This time, if I keep 1 here, 2 here, 3 here, I need to keep what? 1, 8, 27, 64, say 100 वगैरह वगैरह on the other group, ठीक है। पर इस बार according to the rule कि y is equal to fx equal to x cube, यानी कि y is dependent on x and y is related to x cube, y is related to x cube। इस रूल के हिसाब से बेटा कौन किससे कनेक्टेड होगा बताओ। 1 1 के साथ, 2 8 के साथ, 1 3 1 27। 8 के साथ, 3 27 के साथ। 27 तो क्या आपने देखा कि रूल चेंज होने पे सेम आदमी लोग अब अलग आदमी से कनेक्टेड है। 1 तो चलो दोनों केस में 1 से कनेक्टेड है, 2 एक केस में तो 4 से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरे केस में इट इज कनेक्टेड विद 8। आर यू एबल टू ऑब्जर्व दैट? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। 3 बेटा एक केस में 9 से कनेक्टेड है, दूसरे केस में एज पर डेफिनेशन, एज पर द रूल, इट इज कनेक्टेड टू 27। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं बताओ एक बार, बोलो। सही है। सही। okay. अब एक बार इस चीज को वापस पढ़ो कि व्हाट इज फंक्शन। इट इज अ रूल, ठीक है ना, विच रिलेट्स अ सेट ऑफ नंबर्स। आप देख सकते हो कि ये सेट ऑफ नंबर्स विथ अनदर सेट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू, आ की जगह द कर देता हूँ, द गिवन फिक्स रूल, अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग द गिवन फिक्स रूल, ठीक है। क्लियर है फंक्शन का मीनिंग कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर। तो फंक्शन बेसिकली, मैं एक बार और पूछता हूँ बेटा कि फंक्शन क्या करता है। तो फंक्शन दो सेट ऑफ नंबर्स के बीच में कनेक्टिविटी डिफाइन करता है। एक सेट ऑफ नंबर्स को दूसरे सेट ऑफ नंबर्स से कनेक्ट करता है, क्या चीज के बेसिस पे? उसके डेफिनेशन, यानी कि उस रूल के बेसिस पे। तो यहाँ तक बात समझ में आया? बोले एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके। अच्छा, इसके अंदर में कुछ और भी थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी था, थोड़ा रिकॉल करते हैं एक बार। ये जो पहला सेट होता है, इसको फंक्शन के भाषा में हम क्या बोलते थे? याद है क्या किसी को? डोमेन डोमेन, करेक्ट। इसको हम डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते थे। या एक वर्ड में और लिख देता हूँ जिससे ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगा आप लोग के लिए, इसको मैं इनपुट कह देता हूँ। इनपुट, ठीक है। कौन हो गया ये? इनपुट। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। हाँ सर। ओके। हाँ सर। दूसरे सेट को बेटा क्या कहते थे हम मैथ्स के भाषा में? कोडोमेन। कोडोमेन। दूसरे सेट को ऑल टुगेदर बोला तो जाता था कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन वो सेट होगा जिसके अंदर में आउटपुट लाई करेगा, ठीक है ना, जिसमें आउटपुट लाई करेगा। और एक्चुअली जो आउटपुट का कलेक्शन है, देखना यहाँ पर ध्यान से, ये 1, ये 4 और ये 9, ये तीनों का तीनों मिलके बनाएगा बेटा रेंज। रेंज। रेंज यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 और 9। मतलब पूरा का पूरा जो सेकंड सेट है, उसका नाम था कोडोमेन, ठीक है। और उस सेकंड सेट के अंदर में जो एलिमेंट ऐसा है जो इस फंक्शन के तहत किसी न किसी से कनेक्टेड है, उस कनेक्टेड एलिमेंट्स कलेक्शन को हम कह सकते थे रेंज। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ बोलो। सर। हाँ सर। तो डोमेन हो गया एग्जैक्टली इनपुट्स का कलेक्शन, रेंज हो गया एग्जैक्टली आउटपुट का कलेक्शन, ठीक है। और कोडोमेन हो गया पूरा का पूरा सेकंड सेट, ठीक है। ये हो गया कोडोमेन का मीनिंग। और कभी कभार इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता था, जब एक तो डेफिनेशन लिखा जाता था और दूसरा हम ऐसे भी कहते थे कि एफ फंक्शन जो है डॉट डॉट ए एरो बी, ऐसा बनाते थे। तो इससे हम ये समझते थे कि एफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना। f function is defined from set a to set b, where set a will be considered as set of input and set b will be considered as set of output. Set a will be considered as set of input
एंड सेट बी विल बी कंसिडर्ड एज सेट ऑफ आउटपुट। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर है सर। मैं एक बार और पूछता हूँ बेटा, यहाँ तक मैंने जितना भी कुछ बोला ये सारा चीज सबको 100% क्लियर है? यस नो? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये फंक्शन का एक बहुत ही जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू था कि फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, वो वर्ड है यहाँ से हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है। वो वर्ड है बेटा रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वर्ड जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल का एक ऊट पटांग डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि ज्यादा समझ में नहीं आएगा अभी, फिर जब मैं एग्जांपल दूंगा देन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो देखो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इट इज अ फंक्शन और a rule which relates or connects each element element of the sample space of any random experiment random experiment with a real number according to its definition according to its definition। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको आप लोग रीड करो, मैं एक और डेफिनेशन इसका रैंडम वेरिएबल का लिखता हूँ तब तक, और फिर एक एग्जांपल के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और दूसरा एक तरीका ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, देखो कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम सैंपल स्पेस ऑफ एनी random experiment random experiment to real numbers full stop। It is represented by x defined from SS यानी कि सैंपल स्पेस अप टू R यानी कि रियल। ठीक है, ये दो ठो मोटा मोटा डेफिनेशन दे सकते हैं। पढ़ के बताओ इसमें से कितना परसेंट आपको लग रहा है कि समझ में आ गया है? 5, 10, 15, 2, 3 भी बोल सकते हो।
बताओ स्टूडेंट्स। सर ज्यादा तो नहीं आया। ज्यादा नहीं है, नहीं आएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। 30%। हाँ हर्ष क्या कह रहे हो? 15%। 15%, ओके। कोई बात नहीं बेटा, मैं एक एग्जांपल, ये पहले मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने का, एंड देन वी विल मूव टू एग्जांपल, वी विल कम बैक टू दिस एंड देन यू विल सी कि 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट मी ट्राई टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। लुक क्या लिखा हुआ, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? इट इज अ फंक्शन। अब फंक्शन रिकॉल करो कि अभी मैंने क्या समझा, फंक्शन क्या करता है। फंक्शन एक सेट ऑफ एलिमेंट्स को या नंबर्स को एक दूसरे सेट ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स से कनेक्ट करता है। इट इज अ फंक्शन और अ रूल, कुछ भी कह सकते हो, which relates or connects each element of the sample space of any random experiment with a real number। यानी कि ये एक फंक्शन होगा जो दो कलेक्शन के बीच में कनेक्टिविटी सेट करेगा। पहला कलेक्शन होगा बेटा सैंपल स्पेस का और दूसरा कलेक्शन होगा रियल नंबर का। बात आया समझ? ये नहीं आया समझ? आया सर। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, तो इट इज अ रूल और अ फंक्शन व्हिच विल establish connectivity between the members of a sample space, ठीक है, एंड रियल नंबर्स। सैंपल स्पेस कहाँ से आएगा? सैंपल स्पेस ऑब्वियसली कोई ना कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट से आएगा, ठीक है। कैसे आएगा अभी मैं एग्जांपल के बतौर और शो करूँ, ठीक है। तो मैं एक बार और सिंपल वर्ड्स में ये समझाता हूँ कि रैंडम वेरिएबल क्या है बेटा। ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है? दो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो ये वाला जो रैंडम वेरिएबल वाला जो फंक्शन है, ये किसके किसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा? तो आंसर इसके दो सेट, जिसमें से एक होगा मेरा सैंपल स्पेस वाला सेट और एक होगा मेरा रियल नंबर वाला सेट। इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। सैंपल स्पेस कहाँ से आएगा? सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट से आएगा, और रियल नंबर तो रियल नंबर है, ठीक है। तो एक बार और पढ़ो इसको। इट इज अ फंक्शन और अ रूल which relates or connects each element of sample space of any random experiment with a real number according to its definition। according to its definition in the sense कि जैसे यहाँ पर आप देखो कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, एक्स क्यूब। तो वैसे ही ये जो रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने वाला जो फंक्शन है, इसका भी कोई ना कोई डेफिनेशन तो मेरे को दिया जाएगा, और जो भी वो डेफिनेशन दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन members of sample space will be connected with real numbers। ठीक है, according to that definition members of sample space will be connected with real numbers। ठीक है। और ये जो दूसरा वाला डेफिनेशन है, ये थोड़ा बुकिश डेफिनेशन है, ठीक है। ये वाला मेरी तरफ से है, ठीक है, मेरा फ्रेम किया हुआ। ये वाला थोड़ा किताब का लिया हुआ, ठीक है। तो येलो वाले पे अभी फोकस नहीं करते हैं, कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद में येलो वाले पे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक एक बार बताऊं, 15 to 20% समझ में आया सबको? यस और नो? हाँ सर। आ गया सर। हाँ सर। अब बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, इससे बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोग को, चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं पेज पे देख लेता हूँ एग्जांपल। लेट रैंडम एक्सपेरिमेंट is equal to tossing of 2 coins। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू टॉसिंग ऑफ 2 coins, ठीक है। लेट अ रैंडम वेरिएबल be defined as number of heads। Find the range of random variable। ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जैसे फंक्शन के लिए हम इन जनरल कौन सा लेटर यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए? आंसर इज एफ। क्या यूज करते हैं बताओ? एफ। हाँ सर। एफ।
ठीक है। तो वैसे ही रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, द सिंबल दैट इज यूज्ड इज कैपिटल एक्स। द सिंबल दैट इज यूज्ड इज कैपिटल एक्स। ये सिंबल यूज होता है, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा भी सिंबल का भी यूज कर लेता हूँ कि लेट अ रैंडम वेरिएबल, चाहे तो हम इसके लिए लेटर यूज कर सकते हैं ब्रैकेट में कैपिटल एक्स। और ये जो बोल रहा है मेरे को फाइंड द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसके भी ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एक्स। इनफैक्ट ऐसा नहीं लिखिए कि फाइंड द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, वो ऐसा भी लिख सकता था फाइंड द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, बस बात करते हैं और कुछ, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग को कैसे एंटिसिपेट करना है, कैसे हम लोग को इसको समझना है, कैसे सॉल्व करना है, उस चीज पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। आंसर इज क्रॉसिंग ऑफ टू पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ। Okay. तो आपका आर ई इज क्रॉसिंग ऑफ टू पॉइंट्स। आर ई मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज क्रॉसिंग ऑफ टू पॉइंट्स। कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट? एच 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 टी टी एच टी डी एच 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 टी टी एच। Okay, all right. And what is the definition of a random variable according to question? क्या चीज को random variable कह रहे हैं ये लोग? कि let a random variable be defined as number of heads. कैसे define किया बताओ? बोलो। नंबर ऑफ हेड्स। Number of heads. इसका मीनिंग ये होगा कि कैपिटल एक्स के अंदर में आप कोई भी एक लेटर यूज कर रहे हो ऐसे अंदर डालने के लिए। जैसे यहाँ पर अपन क्या यूज करते थे, ये सिंबॉलिक ही होता है, इससे कोई खास रिलेवेंस नहीं है कि एफ के अंदर अपन क्या लेटर यूज करते थे, एक्स यूज करते थे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो इसके अंदर जाएगा, फिर इसकी तरह बाहर निकलेगा और फिर कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ये मीनिंग था इसका, ठीक है। तो वैसे ही कैपिटल एक्स के अंदर में भी हम ऐसा सोच लेते हैं कि कोई एक लेटर लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपका इच्छा है। मैं एक बार के लिए डब्ल्यू लिखता हूँ, ठीक है। एक्स के अंदर में डब्ल्यू जाएगा और फिर क्या निकलेगा, नंबर ऑफ heads in W, and this will be valid for all W belongs to what? Sample space. आया समझ, नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो एक बार, क्लियर है नहीं क्लियर है? विद्यार्थियों क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर सर। पक्का ना? सिंबल क्या है? कौन सा? ये W सिंबल? नहीं, इसके पहले मतलब। इसके पहले मतलब कौन सा? ये सैंपल स्पेस? अच्छा ये वाला। हाँ सर। अच्छा, इसको बोला जाता है बेटा फॉर ऑल। फॉर ऑल यानी कि सैंपल स्पेस में जितना भी आदमी होगा सबको हम W की जगह पर एक एक बार बिठाएंगे, ठीक है सर। मतलब फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो हम लोग ने ये W वेरिएबल क्यों लिया, आप एक बार वापस बताइए ना। कोई मतलब इसका मतलब वैसे साइंटिफिक रीजन नहीं है बेटा, मतलब आप W की जगह कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि जैसे ये फंक्शन के अंदर जाने के लिए हम एक्स लेटर यूज करते हैं, यहाँ पर तो कोई और लेटर भी यूज कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, समझ। ठीक है। तो वैसे क्या है कि रैंडम वेरिएबल भी तो एक फंक्शन ही है ना, मतलब ऊपर के डेफिनेशन के हिसाब से। तो हाँ रैंडम वेरिएबल के अंदर क्या है कि इनपुट जाएगा कोई ना कोई, और ये इनपुट एक्चुअली आएगा कहाँ से? इनपुट आएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। तो उन इनपुट्स को कॉमनली रिप्रेजेंट करने के लिए आई हैव यूज्ड द लेटर W। आप यहाँ पर आर, स्मॉल एक्स, टी, पी, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर। ओके नाउ, अच्छा ये बात बताओ मेरे को, ये जितना भी इंफॉर्मेशन था कुछ भी मैंने खुद से क्रिएट किया है कि सारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था? क्वेश्चन में था सर। सारा क्वेश्चन में, करेक्ट, सारा क्वेश्चन में। अब देखना ध्यान से कि रैंडम वेरिएबल अब क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक सैंपल स्पेस होता है। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है? वो एक फंक्शन होता है, या फिर आप ऐसा समझो कि वो एक रूल होता है। जो रूल क्या करता है
इस सैंपल स्पेस के सारे मेंबर को कोई ना कोई नंबर से कनेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब वो कैसे होता है वो मैं अभी आप लोग को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कि जैसे ये रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल का जो इनपुट होगा वो इनपुट कहाँ से आएगा, वो आएगा सैंपल स्पेस में से। तो सैंपल स्पेस में मान लो कि जो सबसे पहला एंट्री है आपका ये वाला, आप इसको इनपुट बतौर डब्ल्यू की जगह पर लिख दो एच एच। अब आप देखो कि ये इनपुट को अंदर चला गया, इसके अंदर जाने के बाद में बाहर एक नंबर आएगा, ठीक है, और वो नंबर डिपेंड करेगा इस डेफिनेशन में। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है बताओ, नंबर ऑफ हेड्स। तो जो इनपुट आपके गया है उसमें कितना हेड है बताओ, 2 2 तो इसका आउटपुट हो जाएगा बेटा 2। 2 आया समझ नहीं आया? आया सर। आया। इसके बाद में बेटा सपोज करो कि मैं दूसरा वाला एंट्री डालता हूँ, एच पी डालता हूँ, बोलो क्या निकलेगा? 1 1, क्योंकि इसमें एक ही, करेक्ट। फिर सपोज करो कि मैं टी एच डालता हूँ, इस बार क्या निकलेगा? 1 1, क्योंकि उसमें भी एक ही हेड है। क्या सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। बाकी लोग बताओ बेटा, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा सर। आ रहा है। फिर एक्स के अंदर में लास्ट वाला एंट्री अगर मैं डालता हूँ कि टी टी, तो क्या निकलेगा? 0 0। अब अल्टीमेटली देखो क्या है कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका इनपुट कौन बनेगा, आंसर इज सैंपल स्पेस, और आउटपुट कौन बनेगा, तो कोई ना कोई रियल नंबर। इनपुट कौन बनेगा, सैंपल स्पेस, आउटपुट कौन बनेगा, कोई ना कोई रियल नंबर। अभी ये वाले रैंडम वेरिएबल का इन सारे इनपुट के लिए क्या क्या आउटपुट आया, 0 आया, 1 आया और 2 आया, यही 3 तो आया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, और हमको पता है कि आउटपुट के कलेक्शन को ही रेंज बोला जाता है, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर यदि कोई मेरे से पूछे कि रेंज ऑफ एक्स क्या होगा, तो क्या आंसर होना चाहिए मेरा? 0। 0 1 2। 1 2 देखो ये हुआ रैंडम वेरिएबल का वर्किंग स्टाइल, ठीक है। कि सबसे पहले होगा कोई ना कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होगा कोई ना कोई सैंपल स्पेस, उसके बाद में होगा कोई ना कोई रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन, एक फंक्शन बताओ, एक रूल बताओ, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये जो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन all the members of the sample space, according to this definition, all the members of the sample space will get connected to some kind of real number, ठीक है, according to definition। ऐसे नहीं कि हवा में कि किसी से भी किसी को भी कनेक्ट कर दी, ऐसे हवा में रूल के हिसाब से हो, रूल ये रहा यहाँ पर रूल, ठीक है। और उस रूल के हिसाब से जो भी नंबर से जिस किसी भी इनपुट को कनेक्ट किया जाएगा, फिर सारे जो आउटपुट आएंगे उन सारे आउटपुट के कलेक्शन को हम कह सकते हैं रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। बोलो रैंडम वेरिएबल का वर्किंग आया समझ में कि नहीं आया समझ? आया सर। सर। आया। अब एक बार बेटा डेफिनेशन पे वापस दोबारा चलते हैं, पढ़ो तो एक बार वापस से आप व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। इट इज अ फंक्शन और अ रूल which relates or connects each element of the sample space of any random experiment with a real number according to its definition। अब बोलो कितना परसेंट अब समझ में आ रहा है एग्जाम्पल देखने के बाद? आ गया सर। परसेंटेज में बताओ, आ 100 गया हुआ? सर। हाँ हाँ सर। सर। 100, ठीक है। अब ये बुकिश डेफिनेशन में बेटा एक बार पढ़ लो, येलो वाला। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सैंपल स्पेस, मतलब इसका जो इनपुट बनेगा वो सैंपल स्पेस बनेगा, ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस हो सकता है, टू रियल नंबर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, आप देख सकते हो कि सिंबॉलिकली रैंडम वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स, द डोमेन सेट इज दिस वन एंड द कोडोमेन सेट इज आर। कोडोमेन सेट के अंदर से कुछ एक एलिमेंट्स को यूज किया जाएगा, और जिन एलिमेंट्स को यूज किया जाएगा एक्चुअली दे विल फॉर्म द कलेक्शन ऑफ रेंज। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे ओके। बाकी लोग भी बताओ बेटा, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है सर। ओके, अब थोड़ा बहुत और भी डेफिनेशंस पे अपन बेटा चलते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले एक मैं नोट देता हूँ, इस नोट को ध्यान से समझो। नोट, द फर्स्ट नोट सेज कि a random variable
a random variable which can assume only a finite number of values is called discrete random variable. ठीक है, इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी ये डेफिनेशन वैसे कोई काम का नहीं है आप लोगों के, ठीक है, बट लेकिन ऐसा सोचो कि जैसे जब हम इन सब टाइप का कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो चलो ये रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, या मान लो कि नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, तो उन सब टाइप का आप देखोगे कि जो आउटकम का कलेक्शन होगा ये क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होगा आउट ऑफ द रियल नंबर्स। लेकिन अगर सपोज करो कि रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन जो है वो एज ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन, कुछ उस टाइप का होता, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऐसा कुछ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं होता। इंस्टेड रेंज ऑफ एक्स की जगह पर आप देखते हैं कि कोई ना कोई इंटरवल आता है कि अगर अपन वेट का बात करें तो मान लो कि 45 केजी से लेके 60 केजी के बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे फिक्स आंसर्स नहीं है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होता, और रेंज के नाम पे हम पूरा का पूरा एक इंटरवल चूज करते हैं, ना कि स्पेसिफिक वैल्यूज। ऐसा फील आ रहा है, नहीं फील आ रहा, बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, तो जब कभी भी आपका जो रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल है, मतलब वो डिपेंड तो करेगा ऑब्वियसली आपके डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पे, ठीक है, और रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल अगर एक कंटिन्यूअस इंटरवल है आपका तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और अगर आपका रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल इस तरह से इंटरवल में नहीं है, जस्ट कुछ एक फिक्स डिस्क्रीट वैल्यूज है, इस टाइप के रैंडम वेरिएबल को बोला जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जो हमारे सिलेबस में है, तो सिलेबस में हमारे दोनों ही चीज है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी है, लेकिन शुरुआती पार्ट सब जो है उसमें सिर्फ हम लोग को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। क्लियर है वर्ड कि नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। ओके, एक बार मैं और पूछ लेता हूँ बेटा, बताओ मेरे को कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसको बोलोगे, जिसमें रैंडम वेरिएबल का रेंज कैसा होगा, इंटरवल जैसा होगा या कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होगा। स्पेसिफिक वैल्यू। और अगर रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल ड्यू टू सम रीजन अगर एक इंटरवल है, कंटिन्यूअस इंटरवल है, तो उसको क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस रैंडम। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, आई थिंक द वर्ड इज क्लियर। वैसे इस वर्ड का कोई काम नहीं है अभी के लिए, ठीक है, अभी इस पे बस जस्ट एक बार लिख के मैंने छोड़ दिया। ये था एक नोट। नेक्स्ट एक अलग सा पॉइंट जैसा है, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल will have some probability associated with them, some probability associated with them, not depending on not depending on them. Instead depending on
the sample space, sample space। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू, इसी एग्जांपल के थ्रू करते हैं, आप इसको देखें। देखना ध्यान से, थोड़ा मतलब लंबा सा चीज है, बस जाने ही वाले, पहुंचने वाले हम लोग प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं ये वाला पॉइंट आप लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था। देखो क्या पॉइंट है यहाँ पर, कि द members of range of random variable will have some kind of probability associated with them, not depending on them, उनके अपने वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, instead depending on the sample space in the discussion, instead depending on the sample space in the discussion या of the discussion। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैसे है, वो मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से इसको देखो। Let random experiment equal to वही tossing of two coins. Let the random variable be defined as number of heads। ठीक है, find the range of random variable। तो भाई ठीक है, ये हो गया मेरा random experiment, इसका sample space हो गया ये वाला। फिर random variable का definition क्वेश्चन में बोला हुआ है, भाई नंबर ऑफ हेड्स होना चाहिए, जिसके अंदर में जो सारा इनपुट है वो कहाँ से आएगा, वो सैंपल स्पेस से आएगा। तो इनपुट डाल डाल के मेरे को पता चला कि अच्छा ठीक है, रैंडम वेरिएबल का ये सारा आउटपुट पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है और 0 पॉसिबल। तो कुल मिला के ये पता पड़ा अपने को कि रेंज ऑफ एक्स जो है वो सारा का सारा हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज है जो हम लोग को समझना चाहिए, वो ये है कि अगर कोई मेरे से पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग द वैल्यू 0 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग द वैल्यू 0 क्या होगा, तो आप देखो कि सैंपल स्पेस के अंदर से 0 आउटपुट को कितना लोग फेवर कर रहा है, एक, और सैंपल स्पेस में टोटल कितना आदमी, 4, 4, बेटा इसका जो आंसर है x इक्वल टू 0 लेगा, रैंडम वेरिएबल जो है वो वैल्यू 0 लेगा, इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए, 1/4। 1/4। ठीक है, अब ये 1/4 जो है वो 0 के हेल्प से आया है, सैंपल स्पेस के हेल्प से आया है, बोलो। सैंपल स्पेस। करेक्ट, सैंपल स्पेस। सिमिलरली बेटा, अगर कोई मेरे से पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन रैंडम वेरिएबल इन दिस गिवन सिचुएशन विल टेक द वैल्यू 1, ठीक है, तो आप देखो कि 1 को आउट ऑफ द सैंपल स्पेस कितना लोग फेवर कर रहा है, 2 लोग, और टोटल कितना लोग है वहां पर, 4 तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, या फिर आई कैन राइट 2/4, सही है सर, ठीक है। और आखिरी में बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग द वैल्यू 2, ये कितना हो जाएगा, कितना लोग फेवर कर रहे हैं इसको, 1, इसीलिए इसका भी हो जाएगा 1/4। 1/4। आया समझ कि नहीं आया समझ? अच्छा, अब इस पूरे चीज को हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से समझना है इस बात को। इस पूरे चीज को हम एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में कैसे, वो थोड़ा समझो। कि अपन क्या करेंगे कि 2 रो बनाएंगे, जिसमें से कि एक रो के शुरुआत में अपन भरेंगे रैंडम वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यूज, और दूसरे रो में हम भरेंगे कि प्रोबेबिलिटी कि वो रैंडम वेरिएबल कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू w लेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, बताओ एक बार। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ओके, मैं रिपीट भी कर देता हूँ इसको। अगर मैं चाहूँ
तो मैं ये सारा चीज रेंज एंड ऑल द प्रोबेबिलिटी इन सब को एक टेबल में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक टेबल में, जिस टेबल में एक रो जो है वो इस बात का होगा कि रैंडम वेरिएबल खुद क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ठीक है, और दूसरा रो इस बात का होगा कि रैंडम वेरिएबल का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है। हाँ सर, तो इस टेबल में क्या क्या एंट्री जाएगा इस गिवन सिचुएशन में, 0 1 एक्स 2 का वैल्यू 0 1 और 2, और अगर प्रोबेबिलिटी का बात करें तो 0 का प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 का प्रोबेबिलिटी 2/4 और 2 का प्रोबेबिलिटी वापस से 1/4। बताओ क्या ये टेबल आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर, बाकी लोग भी बताओ बेटा, ये टेबल का कंस्ट्रक्शन आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया Yes, सर। sir. आगे, और ये जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेटा ये व्हाइट कलर से जो मैंने लिखा था, क्या ये बात भी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? 80-90% या 100%? हाँ सर आ रहा है। 100%। 100%, ठीक है, ठीक है। बस अब मैं एक लाइन लिखूंगा एंड हेंस द नेम ऑफ द चैप्टर विल बी वेरीफाइड फ्रॉम दैट लाइन, ठीक है। देखो वो लाइन क्या, लाइन ये है, अ टेब्यूलर यानी कि टेबल के हेल्प से, टेब्यूलर description giving the values of a random variable along with the corresponding probabilities is called the probability distribution of the random variable। पढ़ो इसको, आई थिंक कि सेल्फ अंडरस्टूड वाला स्टेटमेंट है ये, फिर भी मैं थोड़ा ट्राई करूंगा समझाने का। बताओ आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर, मतलब कोई भी एक सिचुएशन होगा बेटा जिसमें सबसे पहले कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया हुआ होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग को सैंपल स्पेस का आइडिया लग जाएगा, फिर क्वेश्चन के अंदर ही रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन दिया हुआ होगा। हमेशा आपको कभी भी रैंडम वेरिएबल का जो डेफिनेशन है वो खुद से ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपको वो हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो देयर विल बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसका होगा कोई ना कोई सैंपल स्पेस, देन देयर विल बी अ रैंडम वेरिएबल, उसका होगा कोई ना कोई डेफिनेशन, रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन के बेसिस पे ईच ऑफ द मेंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल गेट कनेक्टेड टू सम रियल नंबर, ठीक है, और वो सारा रियल नंबर का जो कलेक्शन है दैट विल रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, और फिर इस सारे रैंडम वेरिएबल के रेंज वाले वैल्यूज से कनेक्टेड कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगा, इन सारे रेंज वाले वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल से कनेक्टेड कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगा। अब रैंडम वेरिएबल का सारा पॉसिबल आउटकम और उन पॉसिबल आउटकम से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी, अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन को एक ही टेबल में कंक्लूड कर देते हो, अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन को एक ही टेबल में कंक्लूड कर देते हो तो उसी टेबल को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया लग सर। बताओ आ गया आ सर, गया पक्का? ठीक है। अब इस टेबल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ और उसके बाद में विल मूव टू क्वेश्चंस, ठीक है। फैक्ट क्या क्या है देखो बेटा, दो छोटा छोटा फैक्ट।
पहला फैक्ट है all entries of the second row of probability distribution table, PDT, probability distribution table, will always be positive. Will always be positive. That is, probability of capital X taking any particular value W is always greater than or equal to 0. ठीक है. दूसरा point, sum of all the entries of the second row of PDT यानी कि probability distribution table will always be 1. ठीक है. अब ये दोनों क्या बात है वो थोड़ा मैं समझाने का ट्राई करता हूँ. देखो, ये जो कैपिटल एक्स है ना, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये एक्चुअली डिपेंड करेगा कि रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइंड है. हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डू यू रिमेंबर कि रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइंड था? बताओ एक बार. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल? बोलो. नंबर ऑफ हेड्स. वो ऐसे भी तो डिफाइंड हो सकता था बेटा कि नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ हेड्स. क्या बोलते हो? अगर नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ हेड्स बेटा होता तो ये एक्स का जितना भी आउटकम्स है वो क्या क्या होता? बताओ जरा. 0 -1 -2 -2. यस. तो मतलब एक्स वाले रो का जो एंट्रीज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इट विल डिपेंड कि एक्स का डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको डिफाइन किया गया है. उसके बेसिस पे इसका ये आउटकम सबको सिलेक्ट किया जाएगा, ये चूज किया जाएगा. लेकिन ये जो सेकेंड रो है, डू यू थिंक दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज वैल्यूज? यस और नो? बोलो. यस. और कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी बेटा कभी नेगेटिव होता है क्या? ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है. बोलो. प्रोबेबिलिटी का वैल्यू किसी भी चीज का नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता? बताओ. नहीं हो सकता सर. नहीं हो सकता. 1 के बीच में. 0 और 1 के बीच में लाई करता है. तो इसीलिए सेकेंड रो है ना, इसका कोई भी एंट्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. प्लस एक दूसरा बात कि सेकेंड रो के सारे एंट्री का सम जब आप लोगे तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि आप पूरे सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी एक साथ देख रहे हो. इनको जब आप ऐड करोगे ना तो हमेशा इसका आंसर 1 ही आना चाहिए. क्या ये चीज फील हो रहा है? बताओ एक बार. आया ना? क्योंकि सैंपल स्पेस का सारा ही मेंबर काउंट हो चुका होगा. हाँ सर. तो ये दो बात मैंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है, इसको समझो कि ऑल एंट्रीज ऑफ द सेकेंड रो ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ये सारा सेकेंड रो का जो एंट्री है वो पक्का पॉजिटिव होगा. दैट इज probability of capital X taking any particular value W is always greater than equal to 0. Okay, and sum of all the entries of the second row of probability distribution table will always be 1. ठीक है. मतलब इन सारे को जोड़ जाड़ के हमेशा 1 आना चाहिए और सेकेंड रो का सारा एंट्री पॉजिटिव होना चाहिए. इनफैक्ट कई बार आप ऐसा सवाल भी देखेंगे कि आपको इस टाइप का एक टेबल बना के दे देगा जिसमें फर्स्ट रो में कुछ उल्टा पुल्टा वैल्यूज भरा हुआ होगा, सेकंड रो में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा वैल्यूज भरा हुआ होगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ कैन दिस टेबल रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो वहां पर आपको दो चीज चेक करना है. अगर सेकंड रो का सारा एंट्री पॉजिटिव है और सेकंड रो के सारे एंट्री का सम अगर 1 है तो पक्का यू कैन से कि यस इट विल बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फर्स्ट रो से आपको कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अगर सेकंड रो का कोई भी एंट्री नेगेटिव है या अगर सेकंड रो का सारा एंट्री का सम जो है वो 1 नहीं है, उस केस में इट कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल.
कि ये पूरा बात समझ में आया? बोलो एक बार आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फुल चैप्टर। क्वेश्चंस अपन आज स्टार्ट नहीं करेंगे, अगले क्लास से बिगिन करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का पूरा मीनिंग क्लियर हुआ? यस नो बताओ एक बार। हो गया सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। एक बार थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड में बेटा वापस से रिकॉल करने के अपन क्या क्या पढ़ा, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो क्या रहेगा हम लोग की आंखों के सामने? आई थिंक रैंडम एक्सपेरिमेंट से, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमको कौन सा इंफॉर्मेशन पता चलेगा? सैंपल Sample Sample space. space. सैंपल स्पेस। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है? एक रूल है जो Row. इसको रूल है जो सैंपल स्पेस के मेंबर्स को रियल नंबर से कनेक्ट करेगा। एम आई करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिर बेटा जो सारा कनेक्टेड रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा, जो सारा सैंपल स्पेस के मेंबर्स से कनेक्टेड रियल नंबर्स का कलेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। Range. ऑफ रैंडम वेरिएबल। फिर हाँ, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल के सारे वैल्यूज के साथ में कनेक्टेड कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगा। रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड सारे वैल्यूज के साथ में कनेक्टेड कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगा। इस बात में कोई इशू है कि ये क्लियर है? Clear है सर। क्लियर है सर। क्लियर है। और एक ही टेबल में अगर हम बेटा रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल और रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल के सारे वैल्यूज से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी अगर एक साथ रिप्रेजेंट करें तो उस टेबल को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Distribution of random. प्रोबेबिलिटी, यस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलो, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल बोलो, ठीक है? अब इसके बाद में एक आखिरी चीज कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर में देयर आर टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर दे? Second row का सारा entries positive होगा हमेशा। पॉजिटिव होगा। सम ऑफ सेकंड रो ऑलवेज Sum of all entries of second row is always 1. वन। Sum of all entries of second row is always 1. ठीक है? तो ओके, on that note we will leave it there for today. बाकी अपन चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, थैंक sir. यू सर। वेलकम, Thank you, sir. वेलकम बेटा।